नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के 30 प्रश्नों के बारे में। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निर्वासित में प्रत्यय है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यय कहाँ पर लगता है, शब्द के पीछे। क्लियर है। तो निर्वासित में प्रत्यय क्या है, एक नी, सित या फिर इत। तो एक और नी, ये दोनों तो यहाँ पर देख के ही आप गलत कर देंगे। यहाँ पर सित और इत में से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो निर्वासित इसमें कौन सा है, इत प्रत्यय है। क्लियर है। तो डी वाला इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अतनु का पर्यायवाची शब्द है। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या बसंत। तो पहले तो आपको अतनु का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है तन रहित या फिर देह रहित, जिसका शरीर ना हो। क्लियर है। तो इनको क्या बोलते हैं, कामदेव। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह हमें बताना है। बैल और बकरी घास चरती है। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरती है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, हमें ये बताना है। तो इसमें से सही क्या होगा, बैल और बकरी घास चरते हैं। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात की गई है, तो बहुवचन का यूज किया जाएगा, यानी कि चरते हैं। अगले पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ है। तो इनमें से क्या अर्थ होगा, दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंस जो देखा हंस सा दसन नग हीर। तो इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद जायसी या फिर कबीरदास। तो इसका आंसर क्या होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक शब्द में उत्तर दें। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसको क्या कहते हैं, विवेचना, विश्लेषण, मीमांसा या फिर समीक्षा। तो आपने अक्सर ये सुना होगा, जब पुलिस केस होते हैं तो वहाँ पर केस की विवेचना की जाती है, यानी कि उसकी बारीकी से छानबीन की जाती है। तो इसको क्या कहते हैं एक शब्द में, हम विवेचना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला यहाँ पर है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। यहाँ पर मात्राओं हैं, तो समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, सममात्रक छंद, विषममात्रक छंद, अर्धसम छंद या फिर ये सभी। तो इसको क्या कहा जाता है, सममात्रक छंद। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, भय, निर्वेद, शोक या जुगुप्सा, घृणा। तो इसका क्या होता है, जुगुप्सा या फिर घृणा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी। तो यहाँ पर हमें PQRS का प्रॉपर सीक्वेंस बताना है कि इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो सकता है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री हैव मैनेज टू कैच द एस्किमो एंड रेड इंडियंस बाय अ वेरी डिफिकल्ट मेथड फॉर फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ द एक्वेटिक एनिमल। तो इसको हमें PQRS को सही क्रम में जमाना है, जिससे कि अर्थपूर्ण एक सेंटेंस बन सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, तो किसकी हिस्ट्री की शुरुआत की बात की जा रही है, द एस्किमो एंड द रेड इंडियंस। क्लियर है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, क्यू। इसके बाद क्या होगा, हैव मैनेज टू कैच, पी आ जाएगा, अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल बाय अ डिफिकल्ट मेथड। क्लियर है। तो इसके बाद एस आएगा और उसके बाद क्या जाएगा आपका, आर। तो QPSR कौन से ऑप्शन में है, QPSR, ये डी वाला। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द ब्लैंक टू डू सम शॉपिंग। तो शॉपिंग करने के लिए आपको क्या मिलेगा, चांस, लक, पॉसिबिलिटी या फिर ओकेजन। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा शॉपिंग के लिए, चांस। क्लियर है। तो ये ए वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपको इडियम एंड फ्रेजेस बताना है कि क्या होगा। टू एंड इन स्मोक, तो टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है, खुद को बर्बाद करना। क्लियर है। या फिर खत्म हो जाना, खुद को बर्बाद कर देना। तो इसमें ऑप्शन में आप देखें कौन सा होगा, टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड, टू रुइन वन सेल्फ। तो इसका मतलब क्या होता है, खुद को बर्बाद करना। क्लियर है। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, अ हेटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। पहला वर्ड है यहाँ पर बिब्लियोफाइल। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। क्लियर है। लेकिन हमसे यहाँ पर कहा गया है कि जो नॉलेज को और लर्निंग को हेट करे उसको क्या कहते हैं। तो ये पहला वाले का है पुस्तक प्रेमी। अगला है
फिलोलॉजिस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भाषाविद होते हैं आपके, या किसी चीज़ में पारंगत होते हैं, क्लियर है, उनको बोला जाता है। जो सब्जेक्ट वाइज किसी में पारंगत होते हैं, भाषाविद बोलते हैं इनको, तो ये इसका मतलब होता है। अगर हम बात करें मिज़ोगाइनिस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? मिज़ोगाइनिस्ट का मतलब होता है जो महिलाओं से नफरत करते हैं, महिलाओं से नफरत करने वाले, क्लियर हैं। अगला वर्ड है मिजोलॉजिस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? आ हेटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, क्लियर है। तो ये इसका सेम मतलब है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस आपको क्या दिया गया है? द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये आपका किस टेंस में है? ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस दिया गया हो तो इसके साथ आपका क्या लग जाता है? बीइंग, क्लियर है। तो बीइंग यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो किस प्रकार से बनेगा? अब इसमें ऑब्जेक्ट आगे आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? क्रिकेट, तो क्रिकेट आगे आ जाएगा। क्रिकेट के साथ क्या लगेगा? क्रिकेट कैसा है आपका? ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्लियर है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। तो बाज और वर्ब में से क्या जाएगा आपका? बाज। तो क्रिकेट बाज, उसके बाद क्या लगेगा आपका? बीइंग। बीइंग के बाद क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है आपकी? प्ले, तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। किसके द्वारा? वॉइस, तो बाय द वॉइस। तो यहाँ पर देखें आप, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनमें से मनाते हैं हम? तो इसका याद रखेंगे आप, कब मनाया जाता है ये? 31 अक्टूबर को, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं इसको, तो ये भी आप याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्लियर है। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या बोलते हैं? ये भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं, भारत के लौह पुरुष। ये भी क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछने मिल सकता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न ये बन सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री कौन थे? तो कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है कि रियासतों का एकीकरण किसने कराया था? तो वो किसने कराया था आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इन सब बातों को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो इसमें से किसका बना होता है? ये लोहा और निकेल का, क्लियर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये लगभग आप सभी को पता होगा, कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, क्लियर है। अब इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये 1963 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम पर ये परमाणु संयंत्र नहीं था। ये परमाणु संयंत्र की शुरुआत यहाँ पर कब से हुई थी? इसको भी आप याद रखेंगे। अगर बात की जाए एटॉमिक एनर्जी की, क्लियर है, परमाणु संयंत्र की, तो परमाणु संयंत्र की शुरुआत हुई थी यहाँ पर 28 अक्टूबर 1969 से। तो इस तारीख से परमाणु ऊर्जा की यहाँ पर बनना शुरू किया गया था, या एटॉमिक पावर प्लांट यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर यह बन सकता है आपका कि तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है, क्लियर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के तारापुर में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये कहाँ पर स्थित है आपका? कन्याकुमारी में, क्लियर है। कन्याकुमारी में समुद्र से 500 मीटर अंदर, समुद्र से 500 मीटर अंदर इसको बनाया गया है। कन्याकुमारी कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो कौन सी तारीख को सबसे ज़्यादा दूरी होती है? 3 जुलाई, 3 जनवरी, 4 जुलाई या फिर 21 सितंबर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 जुलाई, क्लियर है। वो जब अधिकतम दूरी होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? अपसौर कहा जाता है। अपसौर का मतलब होता है अधिकतम दूरी, क्लियर है। अगर बात की जाए न्यूनतम दूरी कब होती है, तो न्यूनतम कब होती है आपकी? 3 जनवरी को, क्लियर है। न्यूनतम दूरी होती है आपकी 3 जनवरी को, और इसको क्या बोलते हैं हम? उपसौर। तो इनको भी आप याद रखेंगे। अपसौर उपसौर के ऊपर अक्सर प्रश्न बन जाता है, तो ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मैथ से दिया गया है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है, नए मिश्रण में पानी का अंश 20% बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो दूध है और पानी है, इसमें आपका कितना है? कुल है 40 लीटर और इसमें 10% पानी है। तो 40 लीटर का 10% कितना होगा? 4 लीटर, और बाकी क्या बचेगा आपका? 36 लीटर दूध होगा, क्लियर है। अब यहाँ बोला गया है कि पानी को 20% बनाने के लिए हमें इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए? तो अभी 4 लीटर है, इसमें हम x लीटर और मिला देंगे तो इससे क्या हो जाएगा?
कुल मात्रा आपकी 100 लीटर और बढ़ जाएगी, क्योंकि जो टोटल 40 लीटर मिश्रण है उसमें भी आपका 100 लीटर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब नया कितना हो जाएगा, 20%। क्लियर है। तो 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि कुल मिश्रण आपका 100 है तो उसमें से 20 पानी है। क्लियर है। अब 20 से 100 कट जाएगा 5 बार। अब इसका आप त्रिज्या गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 का गुणा होगा 20 + 5x बराबर हो जाएगा आपका 40 + x। क्लियर है। तो 20 को यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20 बराबर एक x यहाँ से माइनस होगा तो 4x। तो 4 से 20 कटेगा 5 आएगा, वो 5 ही इसका आंसर है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको मिले इनको हम रिपीटेड सीरीज बोलते हैं। इसको मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि ये टोटल लेटर और ब्लैंक कितने हैं। तो इनको जब आप काउंट करेंगे 4, 8, 12, 16। क्लियर है। तो आपके टोटल 16 हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार से रिपीटेड सीरीज मिले और इसमें अगर 16 लेटर हैं तो इनके आप 4-4 के पेयर बांट देंगे। कैसे, जैसे मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो मैंने ये 4-4 के पेयर आपके यहाँ पर बांट दिए हैं। क्लियर है। अगर यहाँ पर 12 होता तो पहले या तो हम 3 का बांटेंगे या फिर 4 का। 15 होता तो भी हम 3 का या फिर 5 का बांटेंगे। तो इस प्रकार से आप बांट सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो इस सीरीज में आप देखेंगे लास्ट में एक लेटर है आपका ए, तो 3 जगह पर आपको ए दिखाई देगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगली जो चौथी जगह है उसमें भी यहाँ पर क्या आएगा, आपका ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ब्लैंक फिल कर सकते हैं। अगर इसके पहले देखें आप बी यहाँ पर है, इसके पहले बी यहाँ पर है, इसके पहले बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। अब अगला लेटर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो थर्ड वाला लेटर है ये देखें आप यहाँ पर, तो इसमें भी क्या है, आपका ए है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। क्लियर है। अब फर्स्ट लेटर की अगर बात करें तो यहाँ पर ए दिया गया है और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सब में ए है। तो पहले लेटर क्या होगा, आपका सब जगह ए आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका ब्लैंक क्या बनेगा, ए बी ए ए ए ए। तो ए बी और 4 ए हैं। तो ए बी और 4 ए कहाँ पर हैं, आपके बी वाले ऑप्शन में। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे आंसर कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, व्यवहार ही व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसने दिया था कि व्यवहार ही व्यक्तित्व है, तो ये दिया था आपका वाटसन ने। क्लियर है। क्योंकि व्यक्तित्व का अगर आपको पता करना है तो व्यवहार से ही उसका पता चल सकता है, इसलिए इन्होंने कहा था कि व्यवहार ही व्यक्तित्व है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला दिया गया है, पाठ्य चर्चा के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है। तो इनमें से किस बात का ध्यान रखते हैं, छात्रों के परिवेश का, पाठ्य सामग्री का, शिक्षा के उद्देश्यों का, या फिर शिक्षण विधियों का। क्लियर है। तो यहाँ पर पाठ्य चर्चा की बात की गई है। तो पाठ्य चर्चा हम उन पॉइंटों पर करते हैं जिसमें शिक्षा का कोई उद्देश्य हो। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो किसका कर सकता है, छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, या तीनों का। क्लियर है। तो किसका कर सकता है ये बाल मनोविज्ञान से, तीनों का। छात्र की अभिरुचि को भी जान सकते हैं, छात्रों की क्षमता को भी, और उनके चेतन अचेतन व्यवहार को भी यहाँ से समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांत में मुख्य भेद क्या है। तो पहले तो यहाँ पर आपको वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांत का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार और सोच आती है। लेकिन पियाजे का मानना था कि पहले विचार आते हैं फिर बाद में भाषा जन्म लेती है। तो यहाँ पर इनके बीच किस बात का भेद था, भाषा और सोच के बीच संबंध का। क्लियर है। तो ये इसका आंसर था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की मदद संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करे, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रियाओं में आकलन को शामिल करे, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करे, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दे। तो यहाँ पर जब सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो उनका अधिगम होता है वो आसान बन जाएगा और बच्चों की क्षमता का भी पता चलता है और वो अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर पाते हैं। तो इसलिए इनको शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना जरूरी है और ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला दिया गया है, किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है इस तथ्य की जानकारी होती है अंतर प्रक्रिया संज्ञान से, परिस्थिति विशेष संबंधी संज्ञान से, सामाजिक संज्ञान से, या फिर मानवीय संज्ञान से। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक परिस्थिति की बात की गई है तो ये सामाजिक संज्ञान से ही इसकी आपको जानकारी पता चल सकती है कि आगे क्या घटित होने वाला है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है,
निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य धारा में डालकर, समावेशित शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो समावेशित शिक्षा के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि जो आपके सामान्य छात्र होते हैं इनके साथ दिव्यांग छात्र भी पढ़ाई कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, समावेशित शिक्षा। इससे सभी को एक समान अवसर प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाया जा सके तो बेरोजगारी में कमी होगी, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, समय और धन का सदुपयोग होगा। तो यहाँ पर जब शिक्षा को व्यवसाय के अनुसार बनाया जाएगा तो इससे लोग व्यवसाय की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे और व्यवसाय करके अपनी आय को बढ़ाएंगे, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सुधार होगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है अंगीकरण, मतारोपण, अभिव्यक्ति या फिर अनुकरण। तो इसका मतलब क्या होता है, अभिव्यक्ति, यानी कि आप अपने विचारों को स्वतंत्रता के साथ रख सकें, जो आपके मूल्य हैं या जो आपके मानवीय मूल्य हैं उनको आप प्राकृतिक रूप में किसी के सामने प्रस्तुत कर सकें, तो अभिव्यक्ति इसका आंसर होगा। अगला है, अधिगम के प्रथम में अभिप्रेरणा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशा रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर अभिप्रेरण का मतलब क्या होता है, ये आपको प्रेरित करता है कि आप जो काम करना चाहते हैं या फिर जो आप सोचते हैं आप उसे करें। क्लियर है। तो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है ये अभिप्रेरण, यानी कि आपके अंदर की जो इच्छा है उसको ये जगाता है। तो ये इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के 30 प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कुछ नया सीखने आपको यहाँ पर मिला होगा और जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं आप उन्हें लिखते चलें, क्योंकि आगे चल के एग्जाम में आपसे इनसे मिलती जुलती चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।